हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जहाँ पर कि हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से वो करंट अफेयर जो कि पिछले दिनों न्यूज़ में रहे हैं उनसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट चुनिंदा 8 क्वेश्चंस लेकर आते हैं और इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे कभी भी एग्ज़ाम में खबरें या फिर न्यूज़ नहीं पूछी जाती हैं, बल्कि उनसे बनने वाले जो बैक में जो उसके बनने वाले क्वेश्चन और स्टैटिक पोर्शन ही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके बाद यही ज़रिया होता है कि मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊं कहाँ से क्वेश्चन बनाऊं। तो वो जो होता है एग्जामिनर जो होते हैं वो न्यूज़ में जो भी खबरें रहती हैं उनसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं खबरों से वो आपको हमारी सीरीज़ में मिल जाते हैं। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए यह हमारी सीरीज़ है। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो करो, आपको खबरें तो पता पड़ ही जाएंगी, साथ में उससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो सीरीज़ को फॉलो करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि न्यू कैलिडोनिया इज़ ओवरसीज टेरिटरी ऑफ। यहाँ पे पूछा है कि जो न्यू कैलिडोनिया है ये किस देश का विदेशी क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या वो यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है, क्या वो यूएसए का है, क्या वो फ्रांस का है, क्या फिर वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसका सही आंसर है न्यू कैलिडोनिया किसका है, वो है आपका फ्रांस का। ठीक है, तो फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है न्यू कैलिडोनिया। अब ये न्यूज़ में था, क्योंकि आपको पता होगा, जिन बच्चों न्यूज़ नहीं सुनी है तो आपको खबर बता देती हूँ कि ये न्यूज़ में है कि पिछले दिनों जो फ्रांस की जो न्यू कैलिडोनिया विदेशी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस की खबरें आ रही हैं। ठीक है, वहाँ पे झड़प हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने वोटिंग रिफॉर्म करे हैं कुछ। ठीक है, जो चुनाव में कुछ रिफॉर्म करे हैं, तो उसकी वजह से जो न्यू कैलिडोनिया में जो लोग रहते हैं उनको वो रिफॉर्म पसंद नहीं आए हैं, तो उसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसको लेके ये जो खबर है, ये जो न्यू कैलिडोनिया है, ये खबरों में था। अब ये जान लेते हैं कि न्यू कैलिडोनिया कहाँ पर है, पूरे जो हमारा पूरा वर्ल्ड है ये कहाँ पर स्थित है। अगर इसकी बात करें हम लोग पूरे वर्ल्ड मैप की, ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने है पूरे वर्ल्ड मैप, मतलब कि विश्व का मानचित्र है। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो फ्रांस जो है आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये आपको फ्रांस मिलेगा और जो आपका न्यू कैलिडोनिया है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है आपका न्यू कैलिडोनिया। अब ये वो टेरिटरी है, वो विदेशी क्षेत्र है जो कि यहाँ पर कभी ना कभी फ्रांस का जो है वो कब्जा रहा था, फ्रांस के अंडर थी। लेकिन आज की डेट में भी यहाँ पर जो फ्रांस अपने जो कानून बनाता है, कुछ भी रिफॉर्म्स लेकर आता है, वही यहाँ पर लागू होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ओवरसीज टेरिटरी, ऐसी क्षेत्र जो कि फ्रांस के पास नहीं है लेकिन फ्रांस से बहुत दूर हैं। केवल ऐसे जो क्षेत्र है वो फ्रांस के नहीं है, आपको यूके, यूएसए, इनके भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग जगह मिल जाएंगे। तो ये फ्रांस की जो ओवरसीज टेरिटरी है वो पैसिफिक रीजन में पड़ती है, पैसिफिक ओशन मतलब कि प्रशांत महासागर में ये पड़ती है। अब कुछ बच्चे जो होंगे, ऐसा हो भी सकता है कि बच्चे जिन्होंने ये नहीं पता होगा, उन्होंने बस न्यू कैलिडोनिया मैप में देखा होगा, तो वो उसका आंसर ऑस्ट्रेलिया लगा सकते हैं। लेकिन हमें आंसर सही कर आना है। जो न्यू कैलिडोनिया है वो ओवरसीज टेरिटरी है किसकी, फ्रांस की। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आपको मैं ये बता दूँ, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चलाई जा रही हैं। ठीक है, अब उनमें से बहुत सी सीरीज़, पहली है जीएस एमसीक्यू की। अब इसमें क्या है कि हम 8 एमसीक्यू करवाते हैं, ये वही एमसीक्यूज़ हैं जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। दूसरी सीरीज़ है हमारी पॉलिटी की, मतलब कि राज व्यवस्था की। वहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं जिसमें कि हमने 10 क्वेश्चन को पॉलिटी के अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उनका बेसिक बता रखा है और आसान तरीके से आपको समझा रखा है उनके बेसिक्स को, जाके आप देख सकते हैं। फिर है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़। एनसीईआरटी में हम लोगों ने 2 सीरीज़ चला रखी हैं, एक है एमसीक्यूज़ की, दूसरी डिटेल एनालिसिस की। डिटेल में हम लोग क्या करते हैं, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं और चैप्टर वाइज पढ़ाने के साथ आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। और जो क्लास नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही में ही आपको मिल जाते हैं। उन क्लास नोट्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको हम लिख देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका जो टाइम है नोट्स बनाने का वो बच सके। उसके बाद उनसे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं एनसीईआरटी के, वो हम आपको अलग सीरीज़ में करवाते हैं। हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, मतलब कि भूगोल, हम लोगों ने चालू करा है। उसकी जो क्लास 6 है और क्लास 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जल्द ही हम लोग क्लास 8 भी आपके लेकर आएंगे। उसकी डिटेल और साथ में एमसीक्यूज़ भी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं।
और ये जितनी भी सीरीज़ हैं और एनसीईआरटी की सीरीज़ भी आपके लिए फ्री है। अगर बहुत से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जो आपके चैनल मिल जाते हैं यूट्यूब पे आपको एनसीईआरटी पढ़ाने के और साथ में उसके एमसीक्यूज़ देने के आपको पैसा लेते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है ट्रिक्स की, जहाँ पर कि हम लोग आपके लिए 5 एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं, उनको ट्रिक्स से समझाते हैं, क्योंकि ट्रिक्स से जो भी क्वेश्चन आप लोग करते हैं ना वो आपके सही हो जाते हैं। एक अनोखा तरीका है, जाके ज़रूर देखिए। फिर है हमारी करंट अफेयर मंथली की, यहाँ पर हम लोग आपको जो मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उनको कंपाइल करके एक मैगज़ीन के रूप में आपके लिए लेकर आते हैं, वन लाइनर में लेकर आते हैं। हम लोगों ने अप्रैल की जो मैगज़ीन आपके निकाल दी है और अप्रैल को 70 वन लाइनर में कंप्लीट कराया है। कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चंस नहीं है उसके अंदर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही आपको मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। फिर है हमारी मेंस की टॉपिक्स की, यहाँ पर ये उन बच्चों के लिए जो कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मेंस शुरू से लेके चलते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे रहते हैं खबरों में उनको हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। उसके बाद हमारी शॉर्ट वीडियोज़ वो हैं जीएस की, जहाँ पे कि हम लोग जीएस का एक कंसेप्ट लेते हैं, उसको अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से फंडामेंटल क्लियर करते हुए आपको समझाते हैं, कंसेप्ट वाइज समझाते हैं। फिर है और हमारे चैनल की जो कम्युनिटी है उसके लिए उस पर हम लोग रेगुलर आपके लिए क्वेश्चन डालते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। और जितनी भी सीरीज़ हैं ये सारी की सारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं। तो चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो यहाँ पर ये पूछा है कि जो प्रवर्तक आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो प्रवर्तक निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कि क्या ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, क्या ये सही है, ठीक है, ये कम अंडर्स द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या ये भी सही है, और इसका क्या जो हेड क्वार्टर है क्या वो दिल्ली में है, या फिर इनमें से सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हम लोगों ने दे रखी हैं ये वो सही है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वो करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। तो हमसे पूछा है करेक्ट, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जो प्रवर्तक निदेशालय है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बिल्कुल सही है, और ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, मतलब कि वित्त मंत्रालय के अंदर आती है, और साथ में इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये खबरों में था, खबरों में क्यों था कि देखो अब खबरों में है कि सुप्रीम कोर्ट है ना, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसने रूल बनाया है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये रूल बनाया है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, मतलब कि जो प्रवर्तक निदेशालय है, वो किसी भी इंसान को, ठीक है, किसी भी पर्सन को पीएमएलए के अंडर अरेस्ट नहीं कर सकता अगर वो उसको मतलब कि ईडी ने अगर पहले उसको सम्मन प्रोवाइड करवा दिए कि सम्मन भेज दिए हैं कि हमें इंक्वायरी करनी है, और उन सम्मन को उस इंसान ने कोई भी रिएक्ट नहीं करा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं है कि ईडी जाके इस इंसान को गिरफ्तार कर लेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस पावर पर, जो ईडी की जो पावर थी उस पर लिमिट लगा दी है। तो यहाँ पर ये खबर थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में छाया हुआ है। तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग ईडी के बारे में कुछ जान लें, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने बता दिया कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कहीं आप ऐसा ना करें कि आप इसको एक वैधानिक बॉडी लगाकर आ जाए, ये नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक वैधानिक बॉडी नहीं है। और साथ में इसकी मिनिस्ट्री तो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और अगर आपसे डिपार्टमेंट पूछा जाए, क्योंकि आजकल आपसे क्वेश्चन से पूछा जाता है कंफ्यूज करके, तो इसका जो डिपार्टमेंट आएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है। जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। साथ में इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। और अक्सर रीजनल हेड क्वार्टर की बात करें, रीजनल ऑफिसेज़ की बात करें, तो ये आपके 5 रीजनल ऑफिसेज़ मिल जाते हैं। कहाँ कहाँ पर मिल जाते हैं, एक है आपका मुंबई में मिल जाता है, ठीक है, फिर है आपका चेन्नई में मिलेगा, फिर है चंडीगढ़ में मिलेगा, ठीक है, आपको चंडीगढ़ में मिलेगा, एक आपको कोलकाता में मिलेगा, ठीक है, उसके बाद हो गया दिल्ली। तो यहाँ पर हो गए हमारे
5 रीजनल ऑफिसेज। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईडी बहुत ज़्यादा खबरों में छाया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। अब ईडी करता क्या है? अब देखो ईडी जो होता है ना, ये इन्वेस्टिगेशन करता है। कौन से केसेस में करता है? अब ऐसे केसेस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो गए, तो इनमें इन्वेस्टिगेशन करता है। और भी रिलेटेड जो भी अदर क्वेश्चन अदर हैं, जैसे कि अगर हम बोलें कि फॉरेन एक्सचेंज के जो लॉ का किसी ने वायलेशन करा है, तो ऐसे रिलेटेड और भी केसेस होते हैं, उनमें ही इन्वेस्टिगेशन करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में इसको ज़रूर नोट करिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वेस्ट नाइल वायरस। यहाँ पर ये पूछा है कि वेस्ट नाइल वायरस के लिए प्रमुख वेक्टर पूछा है यहाँ पर, ठीक है। पूरा प्रमुख वेक्टर पूछा है, प्रिंसिपल वेक्टर पूछा है कि जो वेस्ट नाइल वायरस है ये ट्रांसमिट कैसा होता है। क्या इसको क्यूलेक्स मॉस्किटो करता है, क्या इसको सीसी मक्खी करती है, पिग करता है, या फिर स्पाइडर होता है। तो इसका जो प्रमुख वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका प्रमुख वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्किटो, कि ये एक मच्छर जनित बीमारी है। अब ये खबरों में क्यों है? देखो पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि केरल में, ठीक है, केरल में, जो कि यहाँ पर है हमारे इंडिया में देखा जाए तो केरल यहाँ पर है, कि केरल में वेस्ट नाइल वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, और केरला की गवर्नमेंट ने एक वार्निंग जारी कर दी है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे ही जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर यही न्यूज़ देखेगा और इसी न्यूज़ में से आपसे क्वेश्चन बना देगा। वो पूछेगा, चलो क्वेश्चन बना देता हूँ कि वेस्ट नाइल वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उससे आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किससे फैल रहा है, ये फैल रहा है आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये इंडिया में फैल रहा है, ये इंडिया की जगह आपको अफ्रीका में भी मिलेगा फैलता हुआ, ठीक है, यूरोप में मिलेगा, मिडिल ईस्ट में मिलेगा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका मतलब कि उत्तर अमेरिका में मिलेगा, वेस्ट एशिया में मिलेगा। तो ऐसा नहीं केवल इंडिया में फैल रहा है, नहीं, ये और जगह भी फैलता है। और साथ में इसके फैलने का अगर हम बोलेंगे तो पीक पीरियड कौन सा होता है, ये पीरियड होता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे कि आजकल के दिनों में है। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ये हमारे जो डेली करंट अफेयर आते हैं ना, डेली करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए छांट के लेकर आते हैं, फिर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। चलिए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारा वेस्ट नाइल वायरस है वो कैसे फैलता है। अब देखो यहाँ पर ना 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जो हमारा जो वेक्टर इसमें होगा वो आपका मच्छर होगा, लेकिन इसका रिजर्वायर जो होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका बर्ड होगा, मतलब कि कोई भी पक्षी होगा वो इसका रिजर्वायर होगा। रिजर्वायर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसी चीज़ जो कि जिसके अंदर आपको वो वायरस पाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो, जैसे ये बर्ड है, कोई भी एक पक्षी है, इसके अंदर ये रिजर्वायर है कि ये जो है ये वायरस लेके उड़ रहा है, ठीक है, इसके अंदर वायरस आपको मिल जाएगा। अब ये जो मच्छर होता है, ये मच्छर जाके इस बर्ड को काट लेगा। अब काटने के बाद क्या करेगा, अब मच्छर ने इस बर्ड को काट लिया, अब काटने के बाद इस मच्छर के अंदर ये वायरस आ गया। अब इस मच्छर ने जाके क्या करा कि इंसान को काट लिया या फिर किसी भी एनिमल को काट लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बर्ड ने तो कुछ नहीं करा, बर्ड के अंदर केवल वायरस था, मच्छर ने काटा, फिर वो वायरस मच्छर के अंदर आ गया, इस मच्छर ने जाके इंसान को काटा या फिर किसी भी जानवर को जाके काट लिया। तो इससे ट्रांसमिशन किसने करा, ट्रांसमिशन करा मतलब कि जो वेक्टर हुआ वो असली कौन हुआ, ये हुआ हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। तो आप बर्ड में कंफ्यूज मत होना, बर्ड एक रिजर्वायर है कि इसके अंदर आपको वायरस मिलता है, लेकिन वो फैलाता कौन है, वो फैलाता है मॉस्किटो, मतलब कि क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट वेस्ट नाइल वायरस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट थे वो सारे के सारे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ओमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पर ये पूछा है कि निम्नलिखित में से संविधान संशोधन ने, कौन से संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप से हटा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 बार क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे एग्जाम में, तो ये एग्ज़ाम दोबारा पूछा जा सकता है। क्या वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था,
क्या वो 44वां संविधान संशोधन था, 39 था या फिर 7वां था? तो इसका सही आंसर है 44वां संशोधन के अंडर जो पहले क्या था, जो संपत्ति थी ना, आपका जो संपत्ति का जो अधिकार था, मतलब कि जो फंडामेंटल राइट था, उसको हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। मतलब कि एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। कब? 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके। अब ऐसा क्यों? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि ये भी खबरों में था। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने ये बोला है कि कोई भी स्टेट कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति को, ठीक है, किसी भी संपत्ति को बगैर किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करे नहीं हड़प सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो प्रॉपर्टी अब चाहे फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये आपका संवैधानिक अधिकार है। साथ में अगर हम और इंटरप्रिटेशन करें तो ये आपका एक ह्यूमन राइट भी है, ठीक है, मानवाधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है। तो ये लेके ये क्वेश्चन जो था, ये जो खबर थी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बन सकता है। अब क्या हुआ था कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये कैसे है, संवैधानिक राइट ये कैसे है? क्योंकि 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो संपत्ति का अधिकार है उसको एक आर्टिकल, जो कि इसको हम 300A बोलते हैं, मतलब कि अनुच्छेद 300A के अंडर डाल दिया गया। तो इसकी वजह से जो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक संवैधानिक राइट बन गया। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, इसको नोट करते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बार बार रिवाइज़ करिए, ठीक है, बार बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि वीडियो देखने से, सुनने से आपको ज़्यादा रिटेंशन पावर बढ़ती है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली इन न्यूज़, एक मिनट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला नहीं है, गलत आ गया, हाँ ये वाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज प्लान टू बिल्ड अ ल्यूनर रेलवे सिस्टम। यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम बनाने की योजना बना रही है। अब देखो, आप सबने ये तो सुना होगा कि चांद पर हम लोग जो मानव लोग हैं, मैन को भेज रहे हैं, आदमी को भेज रहे हैं, और बस्तियाँ बसाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये कौन सी एजेंसी आ गई भैया जो ये बोल रही है कि मैं चांद पर रेलवे सिस्टम बनाएगा, मतलब कि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। अब ऐसी कौन सी वो है एजेंसी है? क्या वो इसरो है, नासा है, ESA मतलब कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, या फिर जापान की JAXA है? तो इसका सही आंसर है नासा। अब नासा ने क्या बोला है? नासा ने बोला है कि हम लोग जो हैं, नासा वाले मतलब कि जो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, उसने बोला है कि हम लोग अगर ऐसा हो जाता है कि ये लोग चांद पर पहली बार एक रेलवे सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ये नासा ने घोषणा कर दी है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा कि धरती पे तो रेलवे चलती ही है, अब नासा ये बोल करने जा रही है कि ये जो रेल है वो चांद पर भी चलेगी। कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, सोचो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। इससे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अपनी कम्युनिटी, जो हमारा चैनल है उसकी कम्युनिटी में डालते रहते हैं, तो जाके आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये पहली बार होगा पूरे हमारे जीवन में, अगर हम इतिहास की बात करें, ये पहली बार होगा कि चांद पर रेलवे सिस्टम बनाया जाएगा। ये नासा का कहना है, इसका फ्यूचर प्लान है। अब ये जो रेलवे सिस्टम है, ल्यूनर रेलवे सिस्टम, मतलब कि जो चांद पर जो रेलवे सिस्टम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उनको ना नाम दिया है फ्लोट। अब फ्लोट की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। फ्लोट की फुल फॉर्म है कि फ्लेक्सिबल लेविटेशन, ठीक है, ऑन अ ट्रैक, ठीक है। इसको लिख लो, नोट कर लो, क्योंकि ये फ्लोट की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। साथ में ये भी पूछा जा सकता है ये जो आपका जो फ्लोट है वो किससे रिलेटेड है। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो वो रिलेटेड है हमारी चांद पर जो रेलवे सिस्टम बनने वाला है उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर साइंटिस्टों का ये कहना है, या फिर जो रिपोर्ट आ रही हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो रेलवे होगी ना, ये रेल ऐसा करेगी कि जो चांद की मिट्टी खोदेगी, माइन करेगी, भरेगी, और चांद के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में
लेकर जाएगी। अब इस मिट्टी का क्या करेंगे, उनका ये कहना है जो अंतरिक्ष यात्री है ना, वो इस मिट्टी को लेकर चांद पर बेस बनाएंगे। ठीक है, ये अभी प्लानिंग चल रही है, ऐसा कहना है कि ऐसा भी कर सकते हैं, हो सकता है कुछ और भी करें, अभी कोई भी कंफर्म नहीं है। बस ये है कि चांद की जो रिगोलिथ है, ठीक है, चांद की जो मिट्टी है उसको इधर से उधर हटा के एक बेस बनाया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी हमारे लिए, ठीक है, और खबरों में छाई हुई है खबर, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली इन न्यूज़ इग्ला एस मैन पैड इज़, हाल ही खबरों में रहा इग्ला एस क्या है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमें कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है, जितना हो सके हमें वो सारे क्वेश्चन सही कर कर आने हैं, जिससे कि हम लोग एग्ज़ाम को बड़े ही अच्छे नंबरों से पास कर सकें। तो इग्ला एस क्या है, क्या वो पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, मतलब कि कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मशीन है, क्या वो परमाणु पनडुब्बी है, न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है, एयरक्राफ्ट करियर है, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इग्ला एस है तो ये है आपकी कंधे पर रखकर दागे जाने वाली एक मशीन। ठीक है, पोर्टेबल मतलब हो गया इसको इधर से उधर कहीं भी उठा के ले जाया जा सकता है, एंटी एयर क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। अब यहाँ पर क्या है कि खबरों में क्यों है, क्योंकि जो हमारी इंडियन आर्मी है, मतलब कि जो हमारी भारतीय सेना है, ठीक है, भारतीय सेना है, उसको इसका एक बैच, ठीक है, मतलब इग्ला एस जो है वो रिसीव करा है। ठीक है, पहला बैच, ठीक है, रिसीव करा है। अब कहाँ से रिसीव करा है, रशिया ने हमें भेजा है, क्योंकि जो रशिया है वही इस इग्ला एस मैनपैड को बनाता है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ये वेरी शॉर्ट, अगर हम बोलें तो वेरी शॉर्ट वेरी शॉर्ट रेंज, मतलब कि जो रेंज है, अगर रेंज की बात करें तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर इसकी रेंज को देखें तो इसकी जो रेंज है वो 6 किलोमीटर तक की है। और ये जो हमारा इग्ला एस, जब हम इसको कंधे पर रखकर इसमें कोई भी टारगेट लगाएंगे ना, तो ये जो टारगेट है ये किसी भी क्रूज़ मिसाइल और साथ में ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। तो इस टाइप की जो भी वेपन्स होते हैं, जो भी हथियार होते हैं, हमारी सेना में होना ज़रूरी होता है, जिससे कि हम अपने पूरे देश की सिक्योरिटी कर सकें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट शट डाउन वायलेट्स द राइट टू। यहाँ पर ये पूछा है कि जो इंटरनेट बंद करना भारतीयों के किस अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, आप सबको पता भी होगा कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट का शट डाउन होता रहता है, तो यहाँ पर यही पूछा है कि अगर ऐसा बार बार होता है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो वो किस अधिकार का वायलेशन है। क्या वो फ्री एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है, मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। ठीक है, क्या वो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी का वायलेशन है, क्या वो अवसर की समानता का अधिकार को ख़त्म करता है, कि इक्वलिटी ऑफ राइट टू इक्वलिटी मतलब कि समानता का अधिकार को ख़त्म करता है, या फिर धर्म प्रचार करने के अधिकार को ख़त्म करता है। तो इसका सही आंसर है फ्री एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब भी इंटरनेट बंद होता है तो अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, तो वो क्या होता है, इंटरनेट बंद करने का मतलब है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन, उल्लंघन होना, फ्री एक्सप्रेशन इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन होना। अब ये खबरों में कैसे है, खबरों में ऐसे है कि एक रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, उस रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया है कि जो हमारा भारत है, इंडिया है, वहाँ पर अगर हम 2023 की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन हुआ। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन हुआ मतलब कि सबसे ज़्यादा 2023 में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत में बंद रखा गया। और अगर उसमें भी बात करें तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ा सबसे ज़्यादा वो मणिपुर पे पड़ा। ठीक है, मणिपुर पे पड़ा, इंटरनेट बंद होने का जो इम्पैक्ट था वो मणिपुर पर पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि इंटरनेट वैसे ही बंद कर दिया जाता है, लेकिन इंटरनेट के बहुत सारे कंसर्न होते हैं, कुछ उसके पीछे एक बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरनेट को बंद करती है, वो हेट स्पीच को हेट स्पीच हो, फेक न्यूज़ हो, उसको फैलने से रोकती है। ठीक है, और साथ में सोशल मीडिया के कंट्रोल करने के लिए भी इंटरनेट को बंद करना ज़रूरी होता है। ये गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो फैल गई है, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि हमें इंटरनेट शट डाउन करना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है हम ऐसे फालतू में इंटरनेट को शट डाउन नहीं करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न होते हैं इंटरनेट को शट डाउन करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट आई है जहाँ पर कि भारत को बोला गया है 2023 में कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हमारा भारत में रहा है। साथ में जो वायलेशन होता है वो होता है हमारा आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में होता है, ठीक है, आर्टिकल 19(a) के बारे में होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 हो गया, उसके बारे में ये उल्लंघन होता है आर्टिकल 19(1)(a) में, ठीक है। राइट टू फ्री एक्सप्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन का हनन होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि ये हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा राज्य व्यवस्था है, उससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन इस खबर से बनता है वो आपका पॉलिटी का कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द क्रिटिकल मेटल्स बोल लो या फिर आप मिनरल्स भी बोल सकते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रिटिकल धातु से संबंध में सही है। अब देखो, कभी भी आप जाओ ना एग्जाम देने के लिए, आपको करेक्ट और इनकरेक्ट ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है। यहाँ पूछा है कि भारत के पास सीमित भंडार हैं, कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके जो भंडार हैं वो भारत के पास लिमिटेड हैं, ठीक है, सीमित हैं। जो भारत जो है क्रिटिकल धातु के लिए, मेटल्स के लिए, मिनरल्स के लिए एक इम्पोर्ट पर, ठीक है, इम्पोर्ट पर निर्भर करता है। या और तीसरा हमारा कथन है, स्टेटमेंट है कि जो चाइना है वह मेजर शेयर ऑफ रेयर अर्थ मेटल, कि चाइना के पास जो दुर्लभ मृदा है उसकी बड़ी हिस्सेदारी रखता है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पर डी में आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये क्रिटिकल मेटल्स होते क्या हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने सुना भी होगा, बहुत खबरों में सुना है, आपने पढ़ा भी होगा। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, ये वो मिनरल्स होते हैं जो किसी भी देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसको और साथ में नेशनल सिक्योरिटी को करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हम लोग बोल सकते हैं वो खतरे में हो सकती है, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो हर कंट्री का एक नहीं होता, वो अपने बेसिस पर इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि अलग अलग कंट्री, जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं तो हमने लगभग 30 मेटल्स को क्रिटिकल मैटर घोषित कर रखा है। चाइना ने किसी और को कर रखा है, रशिया ने किसी और को कर रखा है, क्योंकि ये डिपेंड होते हैं कि कौन कौन से जो मिनरल्स हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। जो अवेलेबिलिटी है उनको हम क्रिटिकल मैटर्स नहीं मानते हैं, ठीक है, तो वो उनकी अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड होते हैं। हमारे देश में कितने कर रखे हैं, हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया ने घोषित कर रखे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट होते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने क्या बोला कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अब जैसे कि ये जो क्रिटिकल मैटर्स होते हैं, मिनरल्स हैं, ये आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो आपके विंड टरबाइन है, जो कि आपकी हवा से घूमने वाली चक्कियाँ जो होती हैं उनको, पवन चक्की जो होती हैं उनको बनाने में यूज़ होते हैं। बैटरीज़ होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया। अब देखो आज की दौर में अगर हम देखें तो हम लोग ग्रीन एनर्जी की साइड जा रहे हैं, ठीक है, ग्रीन एनर्जी की साइड जा रहे हैं। तो हमें इन सभी की ज़रूरत है क्योंकि हमें रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना है। तो हमारे लिए जो ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में आपके फर्टिलाइज़र में भी ये सहायता करते हैं, ठीक है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो चाइना जो है, ठीक है, चाइना जो है इसका सबसे बड़ा रेयर अर्थ मेटल का सबसे बड़ा हिस्सेदारी रखता है। अगर हम बोलें मोटे तौर पे बोलें तो चाइना में लगभग 90%, अगर हम बोलें 90% रेयर अर्थ मेटल चाइना में ही मिलते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और हमारे देश में इसकी सीमित भंडार है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बहुत सारा भंडार है क्रिटिकल मिनरल्स का, मेटल्स का, ठीक है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट करिए। अगर अब ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और अपने दोस्तों से भी करवाइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।